रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हमारे रोजमर्रा के संवादों को, हमारी बातचीत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। किताब का नाम है सूजन स्कॉट की फियर्स कॉन्वर्सेशंस। हाँ, और ये शीर्षक फियर्स सुनकर शायद कुछ लोगों को लगे कि ये गुस्से वाली या टकराव वाली बातचीत के बारे में होगी। बिल्कुल मुझे भी पहली बार ऐसा ही लगा था, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। फियर्स का यहाँ मतलब कुछ और ही है। ये किताब असल में इस बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आधारित है कि हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारा करियर, मतलब सब कुछ हमारी बातचीत की क्वालिटी पर, उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सही कहा। और अक्सर हम क्या करते हैं, जो बातचीत थोड़ी मुश्किल लगती है, थोड़ी असहज होती है, उससे हम कतराते हैं, बचते हैं। हाँ, टाल देते हैं। और स्कॉट कहती हैं कि यही कतराना, यही चुप्पी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये फियर्स, यानी जिसे हम शायद बेबाक या सच्ची बातचीत कह सकते हैं, वो आखिर है क्या और क्यों ये इतनी जरूरी है। बिल्कुल। फियर्स शब्द यहाँ जुनून का, ईमानदारी का, प्रामाणिकता का और एक गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। स्कॉट का जो मूल तर्क है वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के उपन्यास है ना, द सन ऑल्सो राइजेस। हाँ, पढ़ा है। उसमें एक बहुत मशहूर संवाद है। जब एक किरदार से पूछा जाता है, तुम दिवालिया कैसे हुए, तो वो जवाब देता है, धीरे धीरे फिर अचानक। ओह हाँ, ये बहुत बहुत गहरा है। धीरे धीरे फिर अचानक। और स्कॉट कहती हैं कि हमारे करियर, हमारी कंपनियां, यहाँ तक कि हमारे निजी रिश्ते भी अक्सर इसी पैटर्न पर चलते हैं। वो बिखरते हैं धीरे धीरे। मतलब एक एक करके टाली गई या शायद खराब तरीके से की गई बातचीत के कारण। बिल्कुल। वो छोटी छोटी बातें जो अनकही रह जाती हैं, वो गलत फहमियां जिन्हें दूर नहीं किया जाता, वो धीरे धीरे जमा होती रहती हैं। और फिर अचानक सब कुछ खत्म सा लगता है। तो वो जो ना की गई बातचीतें हैं, जिन्हें स्कॉट मिसिंग कॉन्वर्सेशंस कहती हैं, वही असली विलन है एक तरह से। हाँ, वही है। जैसे मान लीजिए टीम को अंदर ही अंदर पता है कि प्रोजेक्ट गलत दिशा में जा रहा है, स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, पर कोई बॉस से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हाँ, होता है ऐसा। डर लगता है कि बॉस का सोचेंगे कहीं नौकरी न चली जाए। बिल्कुल। या फिर किसी को महसूस हो रहा है कि उसका पार्टनर रिश्ते में खुश नहीं है, कुछ दूरी आ गई है, पर वो सीधे पूछने से डरता है, कहीं बात और न बिगड़ जाए। तो ये अनकही बातें, ये चुप्ती, ये धीरे धीरे जहर की तरह फैलती है और आखिरकार बड़ा नुकसान कर देती है। सही कहा। स्कॉट इसे समझाने के लिए पानी पर स्कीइंग और स्कूबा डाइविंग का एक बड़ा अच्छा रूपक इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, वो क्या है? वो कहती है पानी पर स्कीइंग मतलब सतही बातचीत। कैसा चल रहा है, सब ठीक, हाँ बढ़िया। हाँ, रोजमर्रा की बातचीत। और बताओ, सब खैरियत? हाँ, और ये कभी कभी ठीक है, मजेदार भी हो सकती है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन असली समझ और जुड़ाव इससे नहीं बनता। नहीं, असली खजाना, असली समझ, असली जुड़ाव तो स्कूबा डाइविंग में है, गहराई में उतरने में। मतलब सतह के नीचे गोता लगाना। बिल्कुल। चाहे वो किसी कंपनी की अंदरूनी सच्चाई हो, कोई छुपी हुई प्रॉब्लम हो या किसी रिश्ते की उलझने हो, हमें सतह के नीचे जाना पड़ता है, सच्चाई की परतें खोलनी पड़ती हैं। सतही बातचीत से ना तो रिश्ते मजबूत बनते हैं, ना ही कंपनियां आगे बढ़ती हैं। तो फिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मददगार हो सकती है? मतलब कौन है जिन्हें इसे जरूर पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बातचीत को ज्यादा असरदार बनाना चाहता है, ज्यादा रियल बनाना चाहता है, सच्चा। खासकर अगर किसी को लगता है कि वो जरूरी बातें कहने से बचता है, या जैसे आपने कहा, मीटिंग्स में लोग बस सहमति में सिर हिलाते हैं पर अंदर से सहमत नहीं होते। बिल्कुल। वो जिसे स्कॉट कॉर्पोरेट नॉड कहती हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कॉर्पोरेट नॉड, ये लीडर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, टीम मेंबर्स के लिए तो है ही, साथ ही उन सभी के लिए है जो अपनी निजी रिश्तों में, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या जीवन साथी के साथ रिश्ता हो, ज्यादा गहराई और ईमानदारी लाना चाहते हैं। मतलब जो लोग सतहीपन से ऊब चुके हैं और एक वास्तविक मानवीय जुड़ाव चाहते हैं। बिल्कुल, जिसमें सहानुभूति हो, पारदर्शिता हो और सीधी सच्ची बात कहने की हिम्मत हो। ये सिर्फ हालचाल पूछने से कहीं आगे की बात है। और शायद उन लोगों के लिए भी ये बहुत काम की हो सकती है जो किसी बड़े बदलाव की कोशिश कर रहे हैं या कोई मुश्किल समस्या सुलझाना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कहाँ से करें। हाँ, निश्चित रूप से। अगर कोई ये जानना चाहता है कि असलियत क्या है, जमीन पर क्या चल रहा है, वो ग्राउंड ट्रूथ जिसे कहते हैं, वो क्या है और उसे सामने कैसे लाया जाए, तो ये किताब एक गाइड की तरह काम कर सकती है। तो चलिए अब इस किताब के कुछ सबसे महत्वपूर्ण जो विचार हैं, जो सबक हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं।
क्या मुख्य बातें हैं जो पाठक इससे सीख सकते हैं? सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी विचार ये है कि आपकी हर एक बातचीत मायने रखती है। एवरी कॉन्वर्सेशन मैटर्स। हर एक। हर एक मतलब छोटी से छोटी भी? हाँ, ये सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। स्कॉट तो यहाँ तक कहती हैं, बातचीत ही रिश्ता है। द कॉन्वर्सेशन इज द रिलेशनशिप। बातचीत ही रिश्ता है, वाह! ये तो सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब है कि हर बार जब हम किसी से बात करते हैं, चाहे वो कॉफी मशीन के पास हुई 2 मिनट की अनौपचारिक बात हो या कोई लंबी औपचारिक मीटिंग, हाँ, वो बातचीत हमारे रिश्ते को या तो मजबूत कर रही है या कमजोर कर रही है। कोई बीच का रास्ता नहीं है। बिल्कुल। और जैसा हमने हेमिंग्वे वाले उदाहरण में देखा था, बड़ी असफलताएं, चाहे वो करियर में हो या रिश्तों में, अक्सर किसी एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं होती। हाँ, वो तो धीरे धीरे वाला हिस्सा था। सही कहा। वो होती है लगातार टाली गई या खराब तरीके से की गई छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों का नतीजा। वो बूंद बूंद करके जमा होती हैं। तो ये उन ना की गई बातों के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। क्या कोई ऐसी बातचीत है जिसे मैं टाल रहा हूँ या जिसे मैंने ठीक से नहीं किया? बिल्कुल। और ये सिर्फ नकारात्मक रूप से ही सच नहीं है, सकारात्मक रूप से भी देखें तो बड़ी सफलताएं भी अच्छी महत्वपूर्ण बातचीत का ही परिणाम होती हैं। अच्छा, कैसे? सोचिए, कोई बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट कैसे सफल होता है, टीम कैसे मिलकर काम करती है, किसी मुश्किल क्लाइंट को कैसे मनाया जाता है, एक टीम कैसे साथ मिलकर कुछ असाधारण हासिल करती है। हाँ, बात तो सही है। ये सब बिना अच्छी बातचीत के तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। ये सब प्रभावी, खुली, ईमानदार और हाँ, कभी-कभी मुश्किल, फियर्स बातचीत से ही संभव होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी हर बातचीत को कितना महत्व दे रहे हैं। क्या हम उसमें पूरी तरह मौजूद हैं? क्या हम उसे एक अवसर की तरह देख रहे हैं? और यहीं से शायद दूसरा अहम विचार जुड़ता है कि फियर्स का सही मतलब समझना। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये लड़ाई झगड़े या कठोरता के बारे में नहीं है। तो फिर ये है क्या? इसे कैसे समझें? देखिए, फियर्स का मतलब है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे साहस के साथ और पूरी कुशलता के साथ वास्तविकता का सामना करना। वास्तविकता का सामना करना। इसमें जुनून है, इसमें प्रामाणिकता है, सत्यनिष्ठा है। स्कॉट अपनी 7 साल की भतीजी मार्गोट का एक बहुत प्यारा किस्सा बताती हैं। हाँ। मार्गोट ने एक दिन कहा कि उसे एक अपॉस्ट्रोफी हुआ है, मतलब एक ऐसा विचार जिसके चारों ओर चमकदार रोशनी हो। अपॉस्ट्रोफी? वो तो पंक्चुएशन मार्क होता है। हाँ, असल में वो एपिफनी कहना चाहती थी, मतलब ज्ञानोदय या कोई बड़ा आइडिया आना। स्कॉट कहती हैं कि ये किताब हमें बातचीत के महत्व पर ठीक वैसा ही एपिफनी देने की कोशिश करती है, एक नई चमकदार रोशनी डालने की। ये बहुत अच्छी मिसाल है। हाँ। मतलब फियर्सलेस बातचीत वो है जो हमें सच्चाई के ज्यादा करीब ले जाए, भले ही वो थोड़ी असहज क्यों ना हो। बिल्कुल, ये नकली सहमति या झूठी शांति बनाए रखने से कहीं बेहतर है। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पहला सिद्धांत, वास्तविकता की पड़ताल करना। इंटरोगेटिंग रियलिटी प्रिंसिपल। वास्तविकता की पड़ताल? हाँ। मतलब हमें अपनी और दूसरों की धारणाओं पर, उनके नजरिए पर सवाल उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। सिर्फ अपनी ही बात को सच मानकर नहीं बैठ जाना है। अच्छा। यहाँ स्कॉट बीच बॉल का रूपक इस्तेमाल करती हैं। कल्पना कीजिए, एक बड़ी सी बीच बॉल है जिस पर अलग अलग रंग की धारियां हैं, लाल, हरी, पीली, नीली, कई सारी। ठीक है। अब सोचिए, किसी कंपनी या किसी रिश्ते में हर व्यक्ति उस बीच बॉल पर अपनी धारी पर खड़ा है और सच्चाई को सिर्फ अपने नजरिए से देख रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई भी अकेला पूरी सच्चाई नहीं देख सकता। बिल्कुल। हर किसी के पास सच्चाई का अपना एक टुकड़ा होता है, अपनी धारी का रंग होता है। एक अच्छा लीडर या एक अच्छा साथी ये समझता है कि पूरी तस्वीर देखने के लिए, पूरी बीच बॉल को समझने के लिए उसे दूसरों की धारियों पर क्या दिख रहा है ये जानना जरूरी है। मतलब उसका काम ये साबित करना नहीं है कि सिर्फ वही सही है। नहीं, उसका काम ये पता लगाना है कि सही क्या है, सबके नजरिए को मिलाकर। इसके लिए सवाल पूछने पड़ते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को सच में सुनना और समझना पड़ता है, ये मानना पड़ता है कि शायद मेरे पास पूरी जानकारी न हो। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, पर असल जिंदगी में अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना या दूसरों से, खासकर अपने बॉस से या अपने पार्टनर से असहमत होना, ये तो मुश्किल हो सकता है। लोग अक्सर टकराव से बचते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बचते हैं। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है जो शायद सबसे ज्यादा हिम्मत मांगता है, प्रामाणिक बने, वास्तविकता दिखाएं। बी ऑथेंटिक, मेक इट रियल। प्रामाणिक बने मतलब अपनी असलियत को बातचीत में सामने लाएं। हाँ, वो मत कहिए जो आपको लगता है कि सामने वाला सुनना चाहता है,
या जो कहना सेफ है, बल्कि वो कहिए जो आप सच में सोचते और महसूस करते हैं। अपनी सच्चाई सामने रखिए। इसके लिए तो वाकई काफी हिम्मत चाहिए होगी। स्कॉट ने किताब में शायद टी शर्ट कंपनी के मालिक जिम का उदाहरण दिया है ना, वो कहानी क्या थी? हाँ, जिम का उदाहरण बहुत बहुत सटीक है। स्कॉट उसकी कंसल्टेंट थी। वो बताती हैं कि उनकी मीटिंग्स में जिम सेल्स के आंकड़ों पर, नई मशीनरी पर, वर्क लाइफ बैलेंस पर, ऐसी कई चीजों में बात करता था। लेकिन वो उस सबसे बड़ी सच्चाई को लगातार नजरअंदाज कर रहा था, जिसे वो मन ही मन जानता था। और वो सच्चाई क्या थी? वो ये थी कि टी शर्ट का मार्केट तेजी से बदल रहा है, उसकी कंपनी का जो पारंपरिक तरीका था वो अब काम नहीं कर रहा था और उसकी बिक्री लगातार गिर रही थी। ये थी जमीनी सच्चाई। पर वो इसका सामना करने से कतराता रहा। और नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा, जब तक उसने इस सच्चाई को खुलकर स्वीकार किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी कंपनी बेचनी पड़ी, सब कुछ खत्म हो गया। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और स्कॉट यहाँ एक बहुत शक्तिशाली सवाल पूछती हैं, जो जिम पर भी लागू होता है और हम सब पर भी। वो कौन सी सच्चाई थी जिसे जिम जानने का नाटक नहीं कर रहा था? What was Jim pretending not to know? मैं क्या जानने का नाटक नहीं कर रहा हूँ? वाओ, ये तो खुद से पूछने वाला सवाल है। ये हमें अपनी उन अंदरूनी सच्चाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं या जिनसे हम डरते हैं। बिल्कुल, स्कॉट इसे कट्टर पारदर्शिता से जोड़ती हैं। मतलब पूरी तरह से पारदर्शी होना। ये सुनने में शायद डरावना लगे, लेकिन उनका तर्क है कि असली जोखिम प्रामाणिक न होने में है। अच्छा, वो कैसे? जब हम मुखौटे पहनते हैं, जब हम वो नहीं होते जो हम असल में हैं, तो क्या होता है? विश्वास खत्म होता है, रिश्ते खोखले हो जाते हैं और कंपनियां गलत दिशा में जाती हैं, क्योंकि लीडर्स को सच्चाई पता ही नहीं चलती। प्रामाणिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास या तो होती है या नहीं होती। ये एक चुनाव है, एक चॉइस जो हम हर बातचीत में करते हैं। और स्कॉट कहती हैं कि मजबूत लीडर, अच्छे साथी, वो सच सुनना चाहते हैं, भले ही वो सच मुश्किल हो। वो चापलूसी नहीं चाहते। तो प्रामाणिक होने के लिए हमें पहले खुद के प्रति ईमानदार होना होगा, ये तो समझ आया। लेकिन दूसरों के साथ बातचीत में इसे कैसे लाया जाए, खासकर जब माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो? कैसे कहें अपनी बात बिना रिश्ते खराब किए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और यहीं पर चौथा सिद्धांत काम आता है, पूरी तरह उपस्थित रहें। बी प्रेजेंट, प्रिंसिपल 3। पूरी तरह उपस्थित रहें, मतलब फिजिकली तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान वहीं रखें, सिर्फ वहीं। लैपटॉप बंद, फोन साइलेंट, ये सब। हाँ, वो तो है ही, लेकिन सबसे जरूरी अपना दिमाग भी वहीं रखें। अगली मीटिंग के बारे में, डिनर में क्या बनेगा, उस ईमेल का जवाब, इन सब ख्यालों को परे रखें। आजकल के इस डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में ये कहना बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। हम अक्सर बातचीत के दौरान भी मन में 10 और चीजें सोच रहे होते हैं। सही कहा, मुश्किल है, प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन स्कॉट कहती हैं कि सच्ची उपस्थिति का मतलब सिर्फ शारीरिक मौजूदगी नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पूरी तरह वही होना है। और इसका मतलब क्या है बातचीत के संदर्भ में? इसका मतलब है ध्यान से सुनना। और सुनना सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं या अपनी बात को सही साबित करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के इरादे से सुनना। सच में ये जानने की कोशिश करना कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या महसूस कर रहा है। समझने के इरादे से सुनना। हाँ, स्कॉट यहाँ साउबोना शब्द का जिक्र करती हैं। ये जुलू भाषा का शब्द है। साउबोना, इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ है मैं तुम्हें देखता हूँ। लेकिन ये सिर्फ देखने से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका असली भाव है मैं तुम्हारी पूरी उपस्थिति को, तुम्हारी मानवता को, तुम्हारे वजूद को स्वीकार करता हूँ और सम्मान देता हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ, ये तो बहुत सुंदर और शक्तिशाली है। ये सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि उसकी बात और वो खुद कितने महत्वपूर्ण है। हाँ, और सच्चा मानवीय जुड़ाव इसी उपस्थिति से बनता है। लोग चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए, न कि सिर्फ उनकी व्याख्या की जाए या उन्हें जज किया जाए। वो चाहते हैं कि कोई उनकी बात सच में सुने। तो इसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ चुप रहकर सुनना काफी है? नहीं, सिर्फ चुप रहना नहीं, इसके लिए गहरी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी की जरूरत है। सवाल पूछें, खुले सवाल पूछें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें और फिर जवाब को सच में सुने। स्कॉट जेएच यहाँ मिनरल राइट्स जैसे बातचीत मॉडल का जिक्र करती हैं। मिनरल राइट्स, खनिजों के अधिकार, इसका बातचीत से क्या लेना देना?
इसका मतलब है कि जैसे हम जमीन खोदकर गहराई से खनिज निकालते हैं, वैसे ही हमें सवालों के जरिए बातचीत में गहराई में उतरना चाहिए। सतह पर जो कहा जा रहा है, उसके नीचे छिपे विचारों, भावनाओं, जरूरतों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मतलब सिर्फ शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि उनके पीछे के अर्थ को, भावनाओं को, जरूरतों को, जो शायद कहा भी नहीं जा रहा, उसे समझने की कोशिश करें। ये तो सच में बातचीत को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल। जब आप पूरी तरह उपस्थित होते हैं, जब आप समझने के इरादे से सुनते हैं, तो आप न सिर्फ बेहतर समझते हैं, बल्कि आप विश्वास भी बनाते हैं। सामने वाले को महसूस होता है कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं, उनकी बात मायने रखती है। और शायद इसी उपस्थिति और प्रामाणिकता से हमें उस जमीनी सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिलती है, जिसका जिक्र आपने पहले किया था। ये 5वां अहम सबक है ना? जमीनी सच्चाई को पहचानें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्कॉट कहती हैं कि जमीनी सच्चाई और आधिकारिक सच्चाई में अक्सर एक बड़ा अंतर होता है। जमीनी सच्चाई और आधिकारिक सच्चाई, ये क्या है? जमीनी सच्चाई वो है जो वास्तव में हो रहा है, जो लोग असल में महसूस कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, धरातल पर क्या चल रहा है। वो बातें जो शायद कैंटीन में या पानी के कूलर के पास होती है। अच्छा, और आधिकारिक सच्चाई? आधिकारिक सच्चाई वो हो सकती है जो कंपनी की प्रेस रिलीज में लिखा है, या जो सीनियर मैनेजमेंट मीटिंग में ऊपर ऊपर से कह रहा है, जो ऑफिशियली कहा जा रहा है कि सच है। तो इन दोनों में अंतर हो सकता है। अक्सर होता है। स्कॉट ने इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, जॉन टॉमकिंस और मछली पकड़ने वाले बेड़े का। हाँ, आपने जिक्र किया था। वो क्या कहानी थी? जॉन टॉमकिंस एक मछली पकड़ने वाले बेड़े के सीईओ थे। उनकी कंपनी में आधिकारिक सच्चाई ये थी कि सब ठीक चल रहा है, बिजनेस बढ़िया है, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी। क्या थी जमीनी सच्चाई? जमीनी सच्चाई ये थी कि जहाजों के जो कैप्टन्स थे, उनके बीच आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन और एक तरह की दुश्मनी थी। वो जानकारी शेयर नहीं करते थे, एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। कर्मचारियों का मनोबल बहुत गिरा हुआ था और बहुत ज्यादा अक्षमता थी, इनएफिशिएंसी। कंपनी अंदर से खोखली हो रही थी, लेकिन इस बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता था। सब ऊपर से ठीक होने का नाटक कर रहे थे। ओह, तो फिर बदलाव कैसे आया? ये जमीनी सच्चाई सामने कैसे आई? जॉन ने एक बहुत बहुत साहसिक कदम उठाया। उन्होंने पूरी लीडरशिप टीम के साथ, सभी कैप्टन्स के साथ एक ऑफ-साइट मीटिंग रखी और वहां उन्होंने सबको अपनी अपनी जमीनी सच्चाई बताने के लिए प्रोत्साहित किया, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के, पूरी ईमानदारी से। ये तो काफी मुश्किल रहा होगा सबके लिए, एक दूसरे के सामने अपनी कमजोरियां या शिकायतें रखना। जरूर रहा होगा। शुरुआत में शायद हिचकिचाहट भी रही होगी, लेकिन फिर एक एक करके लोगों ने बोलना शुरू किया। वो अंदरूनी कलह, वो खराब कम्युनिकेशन, लीडरशिप की कमियां, वो डर, सब कुछ खुलकर सामने आ गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? क्या सब लड़ पड़े? नहीं, स्कॉट कहती हैं कि इसी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट ने, इस सच्चाई को सबके सामने रखने ने बदलाव का रास्ता खोला। जब सच्चाई मेज पर आ गई, तभी उस पर काम किया जा सका, तभी वो समस्याएं हल हो सकी। मतलब जब तक हम समस्या को स्वीकार नहीं करते, हम उसका समाधान कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, ये कंपनियों पर भी लागू होता है और हमारे व्यक्तिगत रिश्तों पर भी। जब तक हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तब तक सुधार की गुंजाइश ही नहीं बनती। इसके लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, लेकिन बिना जमीनी सच्चाई को समझे हम सही दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसमें एक और जरूरी बात है, शायद दोषारोपण से बचना। अक्सर जब ऐसी सच्ची बातें सामने आती हैं, तो लोग एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगते हैं। तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी गलती है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्कॉट इस पर बहुत जोर देती हैं। उनका कहना है कि वो व्यक्ति जो बिना किसी पर दोष मढ़े, बिना किसी को नीचा दिखाए, वास्तविकता को, सच्चाई को सबसे साफ और सटीक तरीके से बयान कर सकता है, वही असली लीडर बनकर उभरता है, चाहे उसके पास कोई औपचारिक पद हो या ना हो। फोकस समस्या पर होना चाहिए, व्यक्तियों पर उंगली उठाने पर नहीं। एग्जैक्टली, फोकस समाधान खोजने पर होना चाहिए, ब्लेम गेम पर नहीं। तो कुल मिलाके अगर हम देखें, सूजन स्कॉट की फियर्स कॉन्वर्सेशंस हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारी बातचीत में, हमारे संवादों में कितनी ज्यादा ताकत छिपी हुई है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हमारे जीवन की नींव है। हमारी जिंदगी की क्वालिटी, हमारे रिश्तों की गहराई, हमारी सफलता, ये सब हमारी बातचीत की क्वालिटी पर निर्भर करती है।
वास्तविक, ईमानदार, साहसी और साथ ही सम्मानजनक बातचीत। हाँ, किताब का सार यही है कि हमें अपनी बातचीत को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हर बातचीत एक मौका है रिश्ते को गहरा करने का, समझ बढ़ाने का, समस्याओं को सुलझाने का या फिर इन्हें और उलझाने का, दूरियां बढ़ाने का। चुनाव हमेशा हमारा होता है। तो चुनाव क्या होना चाहिए? प्रामाणिकता चुनें, पूरी तरह उपस्थित रहे, वास्तविकता की गहराई में उतरें, सवाल पूछें, सुनें और सच बोलने का साहस रखें। लेकिन ये साहस हमेशा कुशलता, स्किल और सम्मान, रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए। सिर्फ सच बोल देना काफी नहीं है, कैसे बोला जा रहा है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे सबक सिर्फ ऑफिस से बिजनेस के लिए नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये हमारे परिवार के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे जीवन साथी के साथ, हमारे हर रिश्ते को उतना ही बेहतर बना सकते हैं, बल्कि शायद वहां इनकी जरूरत और भी ज्यादा है। मुश्किल बातचीत से बचना भले ही उस पल आसान लगे, लगता है कि चलो शांति बनी रहेगी, लेकिन लंबे समय में इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। वो धीरे धीरे फिर अचानक वाला मामला हो जाता है। हाँ, इसीलिए किताब हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सोचने पर मजबूर करती है और शायद श्रोताओं के लिए भी ये सोचने वाली बात हो सकती है। क्या सवाल? वो कौन सी एक फियर्स कॉन्वर्सेशन है जिसे आप टाल रहे हैं? कौन सी वो जरूरी बात है जो अनकही है? ये तो सोचने वाली बात है। शायद अपने बॉस के साथ अपनी भूमिका को लेकर कोई बात हो, या अपने किसी सहकर्मी के साथ कोई तनाव हो जिसे नजरअंदाज कर रहे हो, या अपने जीवन साथी के साथ किसी अनकही उम्मीद या शिकायत को लेकर, या शायद खुद अपने साथ अपनी किसी आदत को लेकर या किसी डर का सामना करने को लेकर। खुद के साथ फियर्स कॉन्वर्सेशन, हाँ ये भी जरूरी है। बिल्कुल। तो ये सवाल तो है कि कौन सी बातचीत टाली जा रही है, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि अगर हम उस एक बातचीत को करने का साहस जुटा लें तो क्या बदल सकता है? क्या नहीं बदल सकता? शायद सब कुछ बदल सकता है। हाँ। सोचिए, शायद एक टाली हुई बातचीत आपके करियर की दिशा बदल दे, या एक बिगड़ते हुए रिश्ते को बचा ले, या आपको उस बोझ से मुक्त कर दे जिसे आप अनजाने में बिना महसूस किए ढो रहे हैं। ये ताकत है फियर्स कॉन्वर्सेशंस की। ये वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है। और शायद सोचने के लिए एक और बात यह है कि जब हम इतनी हिम्मत जुटाते हैं कि पूरी ईमानदारी से अपनी सच्चाई रखें, तो क्या हम सामने वाले की सच्चाई सुनने के लिए भी उतने ही तैयार हैं, खासकर तब जब वो हमारी सच्चाई से बिल्कुल अलग हो? क्या हम उस बीच बॉल की दूसरी धारी को देखने के लिए तैयार हैं? ये भी उतना ही जरूरी है। सही कहा, ये दो तरफा रास्ता है। अपनी बात कहना और दूसरे की बात सुनना दोनों ही फियर्स होने का हिस्सा हैं। बिल्कुल। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।